हाँ भाई, आ गए सब लोग। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ यार, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, माफ, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, हो गया यार, ठीक है। नया दिन है, नया उत्साह होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हाँ भाई, जल्दी आ जाओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस बस, हो गया भाई, हो गया, बहुत सारा सॉरी हो गया, अब ठीक है। हाँ, कुचू पुचू अब ठीक है भाई, कुचू पुचू ठीक है अभी, ठीक है ना, बढ़िया है। देखो, मुस्कुरा भी रहा हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, चलिए। तो यार कल काफी कुछ, है ना, कुछ बच्चों को कल फर्स्ट पार्ट नहीं मिला। उसका रीजन ये रहा कि भाई सेम ही लिंक पे नेक्स्ट लेक्चर रीस्केड्यूल करा दिया गया 4:45 से। तो जो पहला आरसीबी सोल्यूशन था वो नहीं मिला, तो एक बार मैं आरसीबी सोल्यूशन फिर से कर दूंगा आज उन बच्चों के लिए जिनको कल नहीं मिल पाया। तो एक बार वो भी देख लेंगे, ज़्यादा टाइम मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, हार्डली 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर इसको फिनिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात ना मैं बहुत दिन से भूल जा रहा था, मुझे याद दिला देना इससे पहले कि मैं लेक्चर लेते लेते भूल जाऊं। वो बंदर को मारने वाला प्रॉब्लम है ना, तो बंदर याद दिला देना मुझे अगर मैं भूल जाऊं। वैसे मुझे याद रहेगा, तो आरसीबी के जस्ट बाद में पहले बंदर को ही मारूंगा, ठीक है ना। आ जाओ भाई, आ जाओ। आज बेसिकली हम रिलेटिव मोशन भी चालू कर देंगे। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एडवांस के, उसके बाद अगर टाइम मिला तो रिलेटिव मोशन पे भी थोड़ी थोड़ी चर्चा आज चालू कर देंगे। टुडे वी विल स्टार्ट रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए भाई, ये सवाल तो अभी करेंगे, ये सवाल करेंगे। इससे पहले जो आरसीबी चैलेंजर था, आरसीबी चैलेंजर, ठीक है, तो इसमें सवाल क्या पूछा था, याद करो एक बार, जिन बच्चों को कल, वैसे तो कई लोग के लिए रिपीट होगा ये, बट एक बार क्विकली फटाफट तुम लोग भी देख लो एक बार कि अगर किसी पार्टिकल को थ्रो किया लेट से किसी वेलोसिटी u से एट एन एंगल थीटा, तो यार ये चलता हुआ जाएगा। अब मेरा इंटेंशन क्या है कि किसी पॉइंट पे लेट से कोई पॉइंट P ऐसा एग्जिस्ट करे, जिसपे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस r से परपेंडिकुलर हो जाए। किस r से? जो ओरिजिन से, जहां से फेंका था उधर से जो r बनेगा उसके अगर वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। इफ अगर ये हो जाती है परपेंडिकुलर, यानी कि जो पहले वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एक्यूट एंगल था, अब वो एक्यूट ना होके वो 90 हो गया है और इसके बाद वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और जब भी एंगल ऑब्ट्यूज हो जाता है तो r जो है वो कम होने लगेगा। ये बात मैं एक बार फिर से उन बच्चों के लिए दोहरा देता हूं जिनको कल समझ नहीं आई थी, तो एक बार देख लो। अगर लेट से कोई रेडियस, लेट से कोई पोजीशन है r, ठीक है ना, और यहां देखो ये वेलोसिटी इधर की तरफ है, यानी कि इस r और वेलोसिटी के बीच का अगर एंगल देखा जाए अल्फा, तो ये अल्फा जो है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। यानी कि अगर इस वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाले जाएं तो एक कंपोनेंट r की दिशा में आ जाएगा v पैरेलल, और एक r के परपेंडिकुलर दिशा में आ जाएगा v परपेंडिकुलर। और जब तक ये v पैरेलल r से, मतलब r की डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि वो r के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता रहेगा। v पैरेलल का मतलब होता है d मैग्नीट्यूड ऑफ r बाय dt, ठीक है ना। तो जैसे ही वो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहाँ पे v पैरेलल मर जाएगा, यहाँ पे v पैरेलल विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर ये एंगल 90 बन रहा है तो v पैरेलल का कुछ भी कंपोनेंट नहीं आएगा, यानी कि r उस इंस्टेंट पे नहीं बढ़ रहा होगा। और अगर
इस इंस्टेंट के बाद की बात करें, अगर इस इंस्टेंट के बाद की बात करें तो लेट्स से एक बना लेता हूं मैं यहां पे, इस इंस्टेंट के बाद की बात करें, इमेजिन खाली करिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, इमेजिन खाली करिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि अगर कोई ऐसा इंस्टेंट आ जाए जो परपेंडिकुलर के बाद वाला, तो उसमें वेलोसिटी लेट से ऐसी है, सो ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये लेट से आपका आर वेक्टर है, तो ऐसे में इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, वो एक आर के जस्ट ऑपोजिट आ जाएगा और एक आर के परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो यहाँ पे v पैरेलल का काम क्या है, वो आर को घटाने लगेगा और ये v परपेंडिकुलर तो खैर आर का एंगल चेंज करता ही रहेगा। क्या बात यहां तक समझ में आ गई थी कल? भाई वो थोड़ा सा कश्मीर से इसको उतार के दिल्ली नोएडा तक कहीं, नहीं समझे क्या? इसको कश्मीर से उतारो थोड़ा सा नीचे। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो कुल मिला के मैं क्या करूंगा, मैं एक जनरल आर लिख लूंगा, एक जनरल वी लिख लूंगा और इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करा दूंगा। मैं खाली बताना चाह रहा हूं फिजिक्स कितनी है इस सवाल के अंदर। तो इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स, इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स, तो मुझे आर डॉट वी को जीरो करा देना है, पहला काम। दूसरा काम, जो यहां क्वाड्रेटिक बनेगी, जो यहां क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना, डॉट करने पर क्वाड्रेटिक बनेगी। बट मैं नहीं चाहता हूं कि कभी भी v r के परपेंडिकुलर हो, मैं हमेशा चाहता हूं कि v हमेशा एक्यूट एंगल बनाए ताकि r बढ़ता रहे, वही तो हमारा सवाल था। तो जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी उसमें मेरा ये डिमांड रहेगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट शुड बी लेस देन जीरो, ताकि कोई भी रियल रूट ना आए। रियल रूट ना आए मतलब रियल टाइम ना आए, रियल टाइम ना आए मतलब ऐसा कोई टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए जिसमें आर और वी परपेंडिकुलर हो जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम प्रोजेक्टाइल फेंकें तो हमेशा वी जो है आर से एक्यूट एंगल बनाए और आर को बढ़ाता 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 हुआ लेके जाए। क्या बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? इज देयर एनी डाउट इन दिस? इसके अंदर कोई डाउट है क्या इस बात में? इस बात में कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है ना? तो बस यही फिजिक्स थी। इतना करने के बाद जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द आंसर, और सही बोलो तो इतना ही सोल्यूशन था। और जो बच्चे फैल रहे थे वो यही चीजें नहीं कर पा रहे थे। मैं आपके लिए आर लिख देता हूं। आप जानते हैं कि किसी का जनरल आर लिखने का मतलब होता है कि जनरल एक्स लिख दो, जनरल वाई लिख दो और आई कैप जे कैप अकॉर्डिंग लिख दो उसको। सो आर वेक्टर विल बी यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप। यह आपका आर वेक्टर आ गया। और जनरल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? एक्स वाला तो हमेशा कांस्टेंट होता है यू कॉस थीटा आई कैप, वाई वाला वेरिएबल होता है यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। क्या आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? अब इसको डॉट करेंगे तो टाइम का क्वाड्रेटिक बनेगा और उस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन जीरो कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कैन आई क्लोज दिस क्वेश्चन ओवर हियर? एक बार जल्दी से क्लोज लिख दो तो एक क्वेश्चन में यहां क्लोज कर दूं। इसका एक्सप्लेनेशन जितना देना चाहिए था वो दे दिया मैंने वापस से। और अगर किसी को कैलकुलेशन देखनी है तो वो कल वाली पीपीटी में कैलकुलेशन है, वहां से देख सकते हो आप। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो
अब बात करते हैं, वो बंदर वाली भी बात कर ही लेते हैं यार, मैं भूल जाता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ। तो ऐसा इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक वृक्ष है और इस वृक्ष पे एक बंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये एक वृक्ष है और इस वृक्ष पे एक बंदर बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ घास वास भी लगा दे रहे हैं तुम लोग के लिए, ठीक है, बैठ के तुम लोग आराम करना पेड़ की छांव में। और इस वृक्ष पे एक यहाँ पे मंकी बैठा हुआ है, ठीक है। सो ये रहा बंदर, बंदर भी बढ़िया वाला बना दिया जाए आपके लिए। बंदर के कान कैसे होता है, साइड में होता है ना, हाँ। ठीक है, ये बंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से एक, तुम्हें तो पता ही है शिकारी कौन है क्लास का, तो यहां से जो शिकारी था उसने क्या करा, यहां पे बढ़िया एक बंदूक ली और, ठीक है, बंदूक ली और बंदूक से गोली दाग दी। इन्होंने सोचा सीधे निशाना लगाया जाए बंदर पे, तो बंदूक की गोली ऐसे निकली सीधे और बंदर की ओर निशाना लगाया था। अब जैसे ही फायरिंग हुई, ये बंदर क्या किया, डाली छोड़ दिया, यानी कि वहां से ड्रॉप हो गया, यहां से ये ड्रॉप हो गया, ये बंदर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, ठीक है भाई। अब चलिए, जैसे ही बंदर ड्रॉप हो गया तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये गोली, जैसे ही गोली चली वैसे ही बंदर वो अपनी जगह को छोड़ चुका है, वो वहां से कूद चुका है, वहां से ड्रॉप हो गया, उसने टहनी छोड़ दी। आप बताइए क्या ये बंदर मरेगा या नहीं मरेगा? क्या ये बंदर मरेगा या नहीं मरेगा? मरेगा या नहीं मरेगा? कई बच्चे बड़े बेचारे भावुक हैं, दिल के कमजोर लोग हैं, कह रहे हैं बंदर को मत मारो। अरे मैं नहीं मार रहा हूं भाई, मैं नहीं मार रहा हूं। अब क्या हुआ देखो, इमेजिन करो टाइम टी बीत गया, गोली चलने के बाद टाइम टी बीत गया। टाइम टी बीतने पर ये बंदर कितना नीचे आ चुका होगा? हम सब जानते हैं हाफ GT² नीचे आ चुका होगा, क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? 0 थी। और वहां से अगर ड्रॉप करेंगे, कोई भी चीज अगर 0 स्पीड से वहां से किसी हाइट से गिरती है तो S = -½ GT², माइनस मतलब नीचे की ओर, तो ½ GT² वो डिस्प्लेस कर जाएगा, कौन? बंदर, क्योंकि समय t बीत गया है, ठीक है ना। सो एट t = 0 फायरिंग हैपेंड, फायरिंग प्लस ड्रॉप, बंदर कूदा, ठीक है ना, वहां से कूद गया, ड्रॉप हो गया वहां से, तो दोनों साथ में हुआ। तो किसी टाइम t पे एट टाइम t = t, तो ये बंदर कितना नीचे आ गया होगा? ½ GT², ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इमेजिन कर लीजिए कि ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटी मान लीजिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या होगा? तो ये बंदूक की गोली टी टाइम में सीधे 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 जा रही होगी। मैं ऐसा मान लेता हूं टाइम टी पे गोली यहां पहुंचनी चाहिए थी, ठीक है ना। उसी समय पे मैं बंदर को देख रहा हूं, तो जब गोली यहां पहुंचनी चाहिए थी तो भैया ये जो मंकी है, बहुत सुंदर मंकी मैंने बनाया है, तो बार बार कैसे बनाऊं, चलो लेकिन ठीक है, मान लीजिए ये मंकी है, यहाँ पे एक छोटा सा बना देते हैं, ये मंकी है, ठीक है, ये मंकी है। मान लीजिए ये मंकी यहाँ से ½ GT² गिर चुका है जब गोली यहाँ पहुंचनी चाहिए थी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि और ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो v × t का ये डिस्टेंस बैठेगा, v से फेंका था बुलेट को, तो v × t का ये पूरा डिस्टेंस आपका बैठेगा।
आप क्या बात को समझ रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि ये पूरा डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी v इंटू टी? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये पूरा जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी v इंटू टी। ठीक है, अब समझिए एक बात को समझिए यहां पे कि आपने गोली चलाई v से, लेट्स से v वेक्टर है तो ये v वेक्टर इंटू टी हो जाएगा। ठीक है ना? नाउ अब क्योंकि ये जो गोली है ये भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, ये भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो ये गोली भी किसी टी टाइम पे कितना नीचे आ जाएगी? हाफ gt स्क्वायर नीचे आ जाएगी। यानी कि ये गोली हकीकत में ऐसे सीधे नहीं जाएगी, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए ऐसे कर्व पैराबोलिक पाथ में जाएगी जो आप जानते हैं। बट सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये गोली जाके बंदर को ही लग जाएगी? हाउ कैन यू से दैट? मैं ये ऐसे कह सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर होता है वो इनिशियल, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी v मानी है तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इनटू t होता है प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर, है ना? यहां पे अगर एक्सेलरेशन नीचे की ओर है या इसको मैं g वेक्टर लिख देता हूं, नीचे की ओर g है तो दिस इज हाफ gt स्क्वायर प्लस हाफ g वेक्टर t स्क्वायर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि vt तो यहां से यहां तक का वेक्टर हो गया, दिस इज योर vt, दिस वेक्टर इज योर vt एंड दिस वेक्टर इज योर हाफ g वेक्टर t स्क्वायर। तो जब इन दोनों को मैं सम करूंगा तब जाके मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यानी कि मेरी गोली कहां पहुंचनी चाहिए? मेरी गोली एग्जैक्टली उस बंदर तक पहुंचनी चाहिए। दैट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये बंदर बखूबी तरीके से मर जाएगा। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसको नॉर्मल टर्म्स में बताऊं तो मान लीजिए किसी पार्टिकल के पास अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी है u वेक्टर और अगर ग्रेविटी नहीं है, अगर मान लीजिए यहां पे ग्रेविटी होती तो क्या होता, ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? अगर ग्रेविटी नहीं होती तो किसी टाइम t पे अगर बात किया जाए तो ये गोली या ये पार्टिकल सीधा 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 चलता जाता और टाइम t में ये u वेक्टर इंटू टी ट्रैवल कर चुका होता। बट क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है और s इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, तो हमें इस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में यहाँ पे हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ करेंगे ऐड, सो दिस इज हाफ जी वेक्टर टी स्क्वायर, तब जाके हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ द पार्टिकल। बट पाथ कैसा होगा? सिंस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एक एंगल बना रहे हैं जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 180 है, तो पैराबोलिक पाथ बनेगा। सो द पाथ विल बी लाइक दिस विल बी द पाथ। क्या बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? सो ये बंदर जो है, ये बंदर यहां पे बढ़िया तरीके से मर जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ये जो 2.0 वाले यहां पे आके बदमाशी कर रहे हैं, ये तुम लोग को पता है कौन है बदमाश? यहां पे बदमाश से बदमाशी मतलब तुम लोग सोच रहे हो वहां से यहां आके रेड करोगे और हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बेटा वो तो ये 1.0 वाले हमारी वजह से शांत हैं। अभी इनको एक बार मैंने बोल दिया तो ये तुम्हारी रेड पीट देंगे। अभी तो चुपचाप डब्बा बंद करो, जाओ देखो टीसे सर आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो अपना पढ़ाई लिखाई करो। यहां पे आके ज्यादा मटर गश्ती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब ये एडवांस का सवाल मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था एंड टू माय सरप्राइज कई सारे बच्चों ने ये सवाल सही सॉल्व किया है और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन लोग ने सही सॉल्व कर लिया। एंड
मुझे अब धीरे धीरे लगने लगा है कि कई सारे बच्चे हैं जो मेरी बातों से, मेरे स्टाइल से, जिस तरीके से मैं सिलेबस कवर कर रहा हूं उससे अलाइन होने लग गए हैं। एंड आई थिंक वो इस बात को जरूर फील कर रहे होंगे कि अब आपको फिजिक्स ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में भी आ रही होगी, दिखाई भी दे रही होगी और आप उसको अप्लाई भी कर पा रहे होंगे। तो ट्रेडिशनल टीचिंग मतलब आप ऐसे मान लो कि मैं आपको रूटीन जिस तरीके से बुक में लिखा होता है अगर मैं वैसे पढ़ाने लग जाऊंगा तो आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे ज़्यादा। आप लोग एट द एंड फॉर्मूला लगाने वाले रोबोट बन जाओगे जिसको फॉर्मूला लगाना आता है बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको मोर देन फॉर्मूला आपको फंक्शनिंग पे ज़्यादा काम करवाया है कि कैसे पैराबोला को समझना है, वेलोसिटी को कैसे समझना है, 1D 2D में कैसे तोड़ना है। मैंने कभी आपको रूडिमेंट्री मेथड कि यार रेंज याद कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट याद कर लो, इस पे फोकस कभी नहीं दिया, ठीक है ना। और कई बार आपको पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बताई। तो कई बच्चे जो कल इसका सोल्यूशन लेके आए, आई वाज रियली हैप्पी कि उन्होंने बहुत सही सोल्यूशन निकाला इसका, एब्सोल्युटली परफेक्ट। हाँ, जिससे देखो अब कई बच्चे ये भी होंगे जिनसे नहीं हो रहे होंगे सवाल अभी भी। आई फील यू ब्रो, आई फील यू, डोंट वरी। मेरा बस एक ही कथन है जो सारे बच्चे बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा वैसे कल ना बड़ा बाद में शाम को मैं भावुक हुआ, इतने सारे मैसेज, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं काउंटलेस मैसेज, सबको रिप्लाई भी शायद नहीं कर पाया हूँ मैं, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जब रात को थोड़ा सा मूड शांत हुआ तो मैंने कई लोग के मैसेज देखे और बहुत भावुक मैसेज उन लोग ने कर रखे हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बट इसी के साथ मुझे कई सारे ऐसे मैसेज भी दिखाई दिए कि बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमसे ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है बट हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आपकी गाइडेंस चाहिए। सो फॉर देम ओनली वन थिंग आई विल से, आप खाली एक चीज़ मेरी मान लो तो आप शायद सही ट्रैक पे आ जाओगे। आप ये मत सोचो कि कितना आपसे क्रैक हो रहा है कितना नहीं हो रहा, आप खाली इस बात पे फोकस करो जहाँ जहाँ पे आपकी कमियां रह जा रही हैं। जब जब आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे वो डीपीपी में हो, चाहे वो क्लास में हो, कभी भी नहीं, कभी भी, तो जब जब आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जब आप उसके सोल्यूशन देखते हो या आप ट्राई करते हो 2-3 बार, उसके बाद हो जाता है, या जब भी एक बार सोल्यूशन आपके सामने आ गया, स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड एंड मेक योरसेल्फ लर्न दैट कॉन्सेप्ट कि आपने यार यहाँ पे क्या मिस कर दिया। अगर आप इसकी तलाश आपकी जारी रही कि आप जब भी फेल होते हो आप ये जरूर ढूंढते हो कि मेरा क्या छूट गया, मैंने क्या इस क्वेश्चन में मैं क्या नहीं पकड़ पाया, अगर आपकी इस बात की तलाश जारी रहेगी तो ट्रस्ट मी यू आर ऑन वेरी राइट ट्रैक। एंड कुछ ही दिन बाद धीरे धीरे आपको चीज़ें बनने लग जाएंगी। आपको इस बात पे निराश नहीं होना है कि मुझे सवाल नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, सवाल नहीं बनना इज नॉर्मल, लेकिन उसका आप कर क्या रहे हो, आर यू ट्राइंग टू लर्न। बिकॉज मैं आपको बता दूं, अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो, इफ यू आर जेई एस्पिरेंट, द बिटर ट्रुथ इज इन क्लास you see 90% everything आपको मैं दिखाता हूं, but you learn 10%। ये आपकी लर्निंग होती है क्लास से, आपकी लर्निंग क्लास से 10% ही होती है। रियल लर्निंग, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रियल लर्निंग स्टार्ट्स व्हेन यू ट्राई एंड फेल। जब आप खुद कोशिश करते हो और हार जाते हो, आप वहां पे मैक्सिमम सीखते हो। तो दिस कंट्रीब्यूट्स टू अनदर, यू कैन से 50% ऑफ योर लर्निंग कम्स फ्रॉम व्हेन यू ट्राई एंड व्हेन यू फेल। इसके बाद थर्ड पॉइंट, when you give test, that is another learning of 20 to 30% you learn from your test। एंड इसके बाद जो रिमेनिंग है, मतलब मान लेते हैं 10, 60, 80, 90%। सो लास्टली जो आपका बचा हुआ 10 to 20% ऑफ लर्निंग बचा है, ये आप कहाँ से सीखते हो? ये आप करते हो टेस्ट सीरीज से। जब लास्ट में टेस्ट सीरीज आ जाएगी और आप बहुत सारे टेस्ट जब लाइन से दोगे, तब आपका टेम्परामेंट बनेगा, तब आपका अटेम्प्ट करने का तरीका बदलेगा,
कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे, मतलब ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर आप सोचो कि यार मैंने क्लास अटेंड करी है और मुझे सवाल नहीं बन रहे हैं, तो बनने भी नहीं चाहिए थे। आपको 90% सब कुछ दिखेगा, बट आपके दिमाग में सिर्फ 10% ही स्टोर रह पाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप इस बात से, आप एक्चुअली पता आप क्या खुद को बोल रहे हो, यू आर जस्ट लाइक, आप एक मछली को बोल रहे हो कि एक रेस लगाने की प्रतियोगिता है और पानी में रेस नहीं हो रही है, रेस हो रही है जमीन पे, चलो दौड़ो। क्या, कैसे दौड़ेगी वो उसके लिए बनी ही नहीं है। तुम लोग क्लास में सुन के सब कुछ कर लेना चाहते हो विदाउट फेलिंग, इसके लिए आप बने ही नहीं हो। यू हैव टू फेल टू सक्सीड, ठीक है ना। अगर आप यहां पे आके अटके हुए हो, आपका दिमाग इस फेलियर पे अटका हुआ है, तो आप खाली जरा सा पीछे हो बहुत कुछ सीखने से। अपना टेम्परामेंट बदलो, माइंडसेट बदलो। ये 9th और 10th क्लास नहीं है, ये 11th है। यहां पे मेजर डेवलपमेंट होता है आपके दिमाग का, ये विकास का ड्यूरेशन है। इसमें आपका दिमाग विकसित होता है, बनता है, डेवलप होता है, इवॉल्व होता है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो आई एम सॉरी, आप जेई क्रैक नहीं कर पाओगे। जो बच्चा फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वो जेई क्रैक करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बाल कहीं भी भाग रहे हैं आज। चलिए जी, उम्मीद करता हूं मैंने मेजॉरिटी ऑफ आपके बहुत सारी क्वेरी जो मुझ तक आई हुई है, उम्मीद कर रहा हूं मैंने उन सब का आपको जवाब दे दिया है। सो नई क्वेरी डालते रहिए, पुरानियों को भूल जाइए, ठीक है ना। और ऐसे ही प्यार भरे मैसेज भेजते रहा करिए, अच्छा लगता है हाँ कुछ कर रहे हैं जीवन में। जो आप लोग का प्यार है यही तो हम कमा रहे हैं। जब मैं शायद कभी बूढ़ा हो जाऊंगा, 8-10 साल बाद नहीं पढ़ाऊंगा, तो किसे याद करूंगा? तुम्ही जैसे लाखों छात्रों को याद करूंगा। रोज किसी ना किसी का कॉल आया रहेगा, बात करेंगे, पता चलेगा तुम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हो, तो कितना गर्वान्वित महसूस होगा कि अरे यार उस बच्चे को मैंने पढ़ाया था। तुम में से कल को कोई IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनेगा तो बड़ा गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा कि यार हाँ यार ये बच्चा मैंने पढ़ाया हुआ है। तो वही तो कमाया है बस, और क्या कमाया है। तो ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, पढ़ते रहिए, निराश मत होइए यार, और मुझे भी निराश मत करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो था, ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, या आपके मोटिवेशन के लिए मैं लिखा रहने देता हूं इसके ऊपर, ठीक है ना। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा, एक एंगल थीटा पे किसी बॉल को फेंका गया, विद हॉरिजॉन्टल एंड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ u0, किसी u0 से उसको फेंका गया। फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1, यानी कि पहली बार जब वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को टच करेगा तब तक की एवरेज वेलोसिटी v1 बता दी गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स एट द सेम एंगल थीटा बट अ रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ u0 by अल्फा। अच्छा स्पीड, अच्छा पता है ये रिड्यूस वर्ड का यहां बहुत मीनिंग है। क्यों? अगर मैं सिंपली u0 by अल्फा लिख देता, आप कभी जान ही नहीं पाते। भाई मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना करो, मैं बातों में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अगर कभी ये नहीं लिखा होता कि स्पीड रिड्यूस हुई है, सिर्फ ये लिख दिया जाता कि बाद की स्पीड हो गई है u0 by अल्फा, तो आप कैसे ये जान लेते कि अल्फा 1 से छोटा है या 1 से बड़ा? कैसे आप बना लेते कल को जीपी? कैसे आप आगे इन्फिनाइट सीरीज बना के काम कर पाते? इसीलिए एक हिडन वहां पे हिंट है, स्पीड रिड्यूस टू u0 by अल्फा, जिससे ये स्थापित होता है कि अल्फा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलिए जी, इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम शोन इन द फिगर। अरे फिगर तो मैंने कल बना दिया था, इसमें नहीं है।
if the magnitude of average velocity of the ball for entire duration of motion is 0.8 v1, then value of alpha will be what? Then value of alpha will be what? इसको अब सॉल्व करते हैं। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। कई सारे हमारे यहाँ चैट पे बाबू और बेबी आए हुए हैं। बाबुओं को बेबियों की बहुत चिंता है, तो बाबू लोग बेबी की चिंता ना करें। बाबा यहाँ बैठा हुआ है, हम बाबू बेबी सबको संभाल लेंगे, खाली इधर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे किसी की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बाबू ने खाना खाया, हम कर लेंगे सब, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए। चलिए आगे यहाँ पे क्या हो रहा था देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर किसी पार्टिकल को मान लीजिए u0 से फेंका एट एन एंगल थीटा और लेट से ये पहली बार जब यहां गिरा तब इसकी एवरेज वेलोसिटी बोली गई v1, क्या आप में से कोई मुझे v1 की वैल्यू बता पाएगा? क्या आप में से मुझे कोई v1 की वैल्यू बता पाएगा कि एक जनरल प्रोजेक्टाइल के लिए एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन क्या होनी चाहिए? मैंने पहले निकलवाई हुई है, जल्दी से मुझे v1 की वैल्यू बताइए। हमको भी पिलाओ चाय। हाँ, वाह यार, मेरे लिए मंगाइए, बहुत बढ़िया। देखिएगा तो क्लियर कट बात है कि यहां से यहां आने में डिस्प्लेसमेंट ये वाला रूट बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा जिसका वैल्यू हम जानते हैं r के बराबर होता है, और r होता है u0 cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होगा r। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया r, टोटल टाइम हो गया t, तो r बाय t करेंगे तो आ जाएगा u0 cos थीटा। क्या इस बात से सब लोग सहमत हैं कि एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी जो आती है, एवरेज वेलोसिटी जो आती है वो यहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर आती है, दैट इज u0 cos थीटा। इसका एक और तरीका है पता लगाने का, एक और तरीका है पता लगाने का, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको मैं पूरा पूरा रिवीजन दे रहा हूं इस सवाल के माध्यम से। ये वाला हो जाएगा u0 sin थीटा, और जब इधर गिरेगी गाड़ी या बॉल, ये जो भी है, ये आ जाएगा u0 cos थीटा, और ये नीचे आ जाएगा u0 sin थीटा। ये बात हम सभी जानते हैं। और अगर मैं इन दोनों को वेक्टर के फॉर्मेट में लिख दूं तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u0 cos थीटा आई कैप प्लस u0 sin थीटा जे कैप। और रही बात फाइनल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी u0 cos थीटा आई कैप माइनस u0 sin थीटा जे कैप। और एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 कर देना चाहिए। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा u0 cos थीटा। कंप्लीट रिवीजन। चलिएगा, यहां तक अगर आप बता ले गए तो इसके आगे की कहानी देखिए भाई साहब। ये फिर कूदेगा u0 बाय अल्फा से, और इधर एंगल बनेगा क्या? थीटा, जैसा दिया गया है। ये फिर ऐसे उचक के जाएगा और ऐसे गिरेगा, ठीक है भाई। ये फिर ऐसे उचक के जाएगा, इस बार u0 बाय अल्फा का डिवाइड बाय अल्फा, सो अल्फा स्क्वायर, और ये फिर थीटा से जाएगा, फिर ये ऐसे गिरेगा। ऐसे करके ये इन्फिनाइट टाइम्स ऐसे गिरते 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 चला जाएगा। एक कह रहा है आप सर फॉरएवर यंग रहेंगे। वाह यार, बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही जवानी बनी रहे, आप लोग की कृपा रहे, ठीक है। चलिए जी, तो अब क्या करना है, उन्होंने एट द एंड पूरे इस मोशन का एवरेज क्या पूछ लिया? वेलोसिटी पूछ ली। यानी कि मुझे अब सारी रेंजेस को ऐड करना पड़ेगा, R1, R2, R3, R4, ऐसे इन्फिनाइट रेंजेस को जोड़ना पड़ेगा।
और उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी पूरा निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी पूरा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 टिक 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 टिल इंफिनिटी डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 टिक 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 टिल इंफिनिटी। क्या बात समझ में आ रही है? वाह यार, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम रेंज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना। सो r1 को लिखा जा सकता है u0 का स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय g, ठीक है। तो अब देखो ये ना थीटा बदला ना g बदला, बार बार बदल कौन रहा है, u। तो r2 को लिखने जाएंगे तो r2 लिखा जाएगा u0 स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये आ गया भाई साहब आपका R2। ऐसे ही फिर R3 फिर R4 एंड ऑल दैट आता जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है सब कुछ तो मैं क्या करता हूँ, जो कभी नहीं बदल रहा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, इसको बाहर ले लेता हूँ और u0 स्क्वायर को भी बाहर ले लेता हूँ। तो u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, यानी कि बेसिकली पहली वाली रेंज बाहर आ गई और अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा का पावर 4 टिल इंफिनिटी, ये बच गया। और डिवाइड बाय इधर नीचे क्या आ जाएगा, टाइम 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 सबको ऐड करेंगे तो t1 का वैल्यू क्या है बोलिएगा, 2 u0 साइन थीटा डिवाइड बाय जी। और 2 साइन थीटा डिवाइड बाय जी कभी चेंज होगा ही नहीं, और u0 के बाद अगला टर्म जो आएगा t2 वो आ जाएगा 2 u0 साइन थीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू जी, क्योंकि u0 के नीचे एक अल्फा लग जाएगा। ऐसे ही आगे आगे भी टाइम आता रहेगा तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 u0 साइन थीटा बाय जी कॉमन ले सकते हैं। सो 2 u0 साइन थीटा बाय जी कॉमन आ गया और अंदर बच गया 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब करना ही क्या था, ये तो आपकी रेंज है पहली वाली, ये आपका है टाइम पहला वाला, और रेंज अपॉन टाइम पहली एवरेज वेलोसिटी आपको दी ही हुई है। क्या, इसको मैं यहां लिख रहा हूं v1, और अब इधर ये gp है और gp में देख लीजिए ये कॉमन रेशो जो है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 से छोटा है, तो सम ऑफ gp आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और नीचे सम ऑफ gp आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा, ये आ जाएगा। और ये वैल्यू दी हुई है 0.8 v1 के बराबर, है ना भाई, यही दी हुई है ना, 0.8 v1 के बराबर दी हुई है एवरेज, पूरी की पूरी एवरेज। तो ये v1 से v1 कट जाएगा। अब इधर सॉल्व कर लीजिएगा, अब इधर सॉल्व कर लेंगे तो 0.8 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ अल्फा एंड अल्फा विल कम एज 4 आई गेस। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी भैया, क्या ये बात क्लियर है? कहां आएगा अल्फा? R1 में? अरे R1 तो ये वाला है ना, ये पहला वाला R1 है, इसमें कहां से अल्फा आ गया? और R2 में u0 बाय अल्फा हो गया तो u0 का स्क्वायर होगा तो अल्फा का भी स्क्वायर हो जाएगा। T1 है, ये T2 है, सब सही तो लग रहा है मुझे। क्या गलती है बताओ? मुझे तो नहीं लग रहा कोई गलती है इसके अंदर। देखो भाई, मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 इन्फिनाइट टाइम लिख दिया। अब R1 की वैल्यू यहां लिखी हुई है, R2 की वैल्यू भी लिख दी, और आप देखते जाइए जितनी बार आप आगे आगे जाएंगे नीचे अल्फा स्क्वायर लगता जाएगा। तो u0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी कॉमन ले लिया, पहला टर्म 1 हो गया, फिर 1 बाय अल्फा स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 हो गया, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद टाइम में भी सेम ऐसे तरीके से ये पहला वाला टाइम लिख दिया, फिर अगला वाला टाइम लिख दिया, हर बार टाइम में नीचे अल्फा आता जाएगा। तो पहले में 1, फिर 1 बाय अल्फा, फिर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर
टिल इन्फिनिटी। यहाँ पे कॉमन रेशो जो है, यहाँ पे जो सम आएगा वो 1/1 माइनस 1/अल्फा आएगा, और यहाँ जो सम आएगा वो आएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/अल्फा स्क्वायर आएगा। दोनों सम को यहाँ लिख दिए, और बाहर वाला v1 हो गया r1/t1। यहाँ लिख देता हूं मैं पहले वाले पेज पे, v1 इज इक्वल टू r1/t1 हो गया। ठीक है भाई, लिखा हुआ है। तो ये r1/t1 को v1 कर दिए, और पूरे एवरेज को 0.8 v1 से कंपेयर कर दिए, v1 कट गया, और आपने सॉल्व कर लिया, आपको आंसर मिल गया। बहुत बढ़िया। क्या तकलीफ है भाई बताइएगा, बताइए भैया क्या तकलीफ है। चलिए, कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। बहुत ही बढ़िया सिंपल सा एडवांस लेवल का सवाल, और आप लोग ने क्रैक कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। देखो भाई, आपसे कई लोग बोलेंगे, मतलब आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन होता है कि तुम्हारा टीचर क्या करवा रहा है। पहले तो ये शब्द ही मुझे बहुत बेकार लगता है, इज्जत ही नहीं दे रहे हैं टीचर को यार, हैं? तुम्हारे टीचर क्या करवा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। तो खैर, कई लोग आपसे पूछते होंगे, तो उनको ये सब मत बताया करो कि मैं क्या करवा रहा हूं। तुम उनसे ये पूछा करो कि तुम्हारे टीचर क्या करवा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, तुम क्या कर रहे हो वो बताओ। जैसा कि मैंने बताया, जितना आप करेंगे उतना आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैं जो कर रहा हूं, मुझे पता है एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं, मैं अवेयर हूं टोटल कि मैं कब क्या कर रहा हूं। आपके साथ जब भी मैं क्लास में आता हूं, मुझे पता है कि मैं क्या करवा रहा हूं और इसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। कल एक बालक ने बोला, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या करें गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत कॉमन पॉइंट है, क्या बोलूं मैं इस पे। उसको बोलूंगा कि पढ़ाई कर, तो पढ़ाई कर लेगा। मैंने उसको क्या बोला पता है, मैंने बोला जितने डिस्ट्रैक्शन हैं, रोज सोने के पहले, क्योंकि दिन भर तो टाइम वेस्ट करेगा डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में, सोने से पहले कॉपी के पीछे उन डिस्ट्रैक्शन को लिख लिया कर कि आज क्यों क्यों मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, उनको बस रोज रात को लिख लिया कर एक बार, और उसको देख के सोया कर। रोज गिल्ट होगा। उसको मैंने 10 दिन ये करने बोला है। जिस दिन वो 10 दिन वो कर लेगा, उसको रियलाइज हो जाएगा कि अंदर से एक आवाज आएगी कि भाई बस, अब मुझे ये हैबिट बदलनी है, ये हैबिट मुझे बंद करनी है। तो धीरे 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 आपका खुद का मैकेनिज्म आपको हेल्प करेगा टू कोप अप विद सच सिचुएशन। तो मैं आके आपको नहीं पकड़ लूंगा ना कि भाई तुम ये मत करो, तुम ऐसे, है ना, वो एक ऐसे मत करो मेरी जान, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे, तो मैं पकड़ नहीं सकता आपको। लेकिन जो मैं कह रहा हूं अगर आप फॉलो कर लोगे तो शायद आप बदल जाओगे। चलिए जी, वेरी गुड वेरी गुड। यार ये वाला क्वेश्चन भी क्या तुम लोग चटका सकते हो क्या, एक बार ट्राई दे सकते हो क्या, बढ़िया वाला एक बार ट्राई दे सकते हो क्या। आई विल गिव यू टोटल 3 to 4 मिनट्स। आपको मैं 3-4 मिनट देता हूं भैया, प्लीज AI मतलब जेमिनी और ये चैट जीपीटी ना करना। तुम मुझे आंसर दे रहे हो लेकिन तुम अपने आप को धोखा भी दे रहे हो साथ ही साथ में। तो ट्राई करो, बन जाए तो बहुत बढ़िया। 3 से 4 मिनट देता हूं। चलिए जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए, एक बार जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए, फिर मैं इसको आपके साथ अटेम्प्ट करूंगा। आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं सारे? साइड हो जाता हूं मैं, और ये वाला सही है। हे, चक्का वाला कुर्सी है मेरे पास। हाँ, मल्टी करेक्ट है मेरे ख्याल से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन, मुझे तो मल्टी करेक्ट लग रहा है।
अब मुझे याद नहीं है, जब मैंने क्वेश्चन पिक किया था देखा नहीं किस सेक्शन से उठाया है मैंने, सो आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक मल्टी करेक्ट ही है, मल्टी करेक्ट है। ऑप्शन देख के दिख रहा है मुझे मल्टी करेक्ट है। एक कह रहा है चक्का वाला कुर्सी क्या होता है। चलिए जी, आइए इस सवाल को निपटाया जाए। सवाल क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। सवाल कह रहा है स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन विद स्पीड, ये इसकी स्पीड थी ओरिजिन पे। अ पार्टिकल फॉलोज माय ब्रदर, पार्टिकल फॉलोज a two-dimensional trajectory in xy plane so that its coordinates are related by the equation y is equal to x square by 2. The x and y component of its acceleration are denoted by ax and ay respectively. Then I need to answer all these questions. ठीक है भाई, चलिए। So दिया गया है y is equal to x स्क्वायर बटे 2, ठीक है भाई। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम से। सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहां तक क्लियर है सबको? एक स्टेप में ये यहां आ गया, 1 स्टेप, फर्स्ट स्टेप में यहां आ गए, ठीक है जी। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट, ये 2 काट दीजिए, कोई बात नहीं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल लगाइएगा क्योंकि एक है x और एक है डी एक्स बाई डी टी। सो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस फिर x को नहीं छुएंगे, एज इट इज रख लेंगे और डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 2 स्टेप में आप यहां आ गए। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए एक्स प्लस x इंटू ए एक्स। क्या ये बात आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर? बोलिएगा एक बार बोल दीजिए भाई, क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या आप एग्री कर चुके हैं कि अरे ये ए वाई का स्क्वायर कहां से आ गया भाई, ये ए वाई ही होगा, ये मैं भावुक हो गया, ये 2 को देख के स्क्वायर लगा दिया, ए वाई है, ए वाई स्क्वायर नहीं आएगा, ए वाई स्क्वायर नहीं आएगा भाई, ए वाई स्क्वायर नहीं आएगा। क्या यहां तक क्लियर है? अरे गलती से ए वाई स्क्वायर लगा दिया, ये सिर्फ ए वाई ही होगा। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ए वाई डी एक्स बाई डी टी वी एक्स इंटू वी एक्स का स्क्वायर और यहां पे x इंटू ए एक्स आ गया। सो ए वाई इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू ए एक्स। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ये बात पता चली, काफी अच्छा लगा। अब पीछे चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ देखिएगा। ax is equal to 1 meter per second square implies that when the particle is at origin ay is equal to 1 meter per second square। अच्छा, ax अगर 1 है तो पार्टिकल ओरिजिन पे होगा तो ay उसका इतना होगा, ऐसा ये बोल रहा है। ये ax इंप्लाई करता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब हम चेक करने गए तो जब पार्टिकल को हमने ओरिजिन पे रखा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पार्टिकल ओरिजिन पे था, यानी कि पहले वाले केस के लिए x 0 डाला, उससे क्या मिला, ay मिला हमें vx के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि सेकंड टर्म हो गई 0, यानी कि ay का कोई लेना देना नहीं है ax के साथ एट x इक्वल टू 0। तो यहां पे बोल रहा है ax अगर 1 होगा तब ये इंप्लाई होता है, तब ये साबित होता है कि ay होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एट ओरिजिन स्पीड जो भी दी गई होगी, क्योंकि जब ये पैराबोला होगा, अगर आप इस पैराबोला को थोड़ा ड्रॉ कर लीजिएगा आपको देखने में आसानी होगा।
कि अगर ये इसका पैराबोला है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, पैराबोला ऐसा ही बनेगा। तो अगर पार्टिकल ओरिजिन पे था तो जाहिर सी बात है टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, तो यानी कि सारी की सारी x के डायरेक्शन में होगी। तो एट x इक्वल टू 0 vx विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अगर एट x इक्वल टू 0 पे ay vx है, vx का स्क्वायर है, तो ay विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ay को 1 बनाने में ax का कोई हाथ नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा निधि? यहां पे ये ओ बेबी पौ बेबी ये सब मत करो बेटा, पढ़ लो, हैं पढ़ लो बिल्कुल यहां पे ढंग से। चलिए जी, सो ये हो गया बात साबित। अच्छा, अगर ax 0 है इंप्लाइज दैट ay इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ऑल टाइम्स। इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर ax 0 होगा, अगर दूसरे वाले कंडीशन में ये कह रहे हैं, दूसरे वाले कंडीशन में ये कह रहे हैं कि अगर ax 0 हो गया है तो ay सदा ही वो 1 रहेगा। तो क्या ये बात बैठती है? चेक कर लो, ये फॉर्मूला था, ax को 0 डालोगे तो ay कभी भी ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस बात को समझिए कि अगर ax को 0 डाल देंगे तो ay हमेशा क्या रहेगा? vx का स्क्वायर रहेगा। तो एक बार vx के बारे में चेक करना पड़ेगा कि कहीं vx बदल तो नहीं रहा, कहीं vx चेंज तो नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर ax 0 दिया है, यानी कि जो स्पीड यहां पे होगी पार्टिकल की दैट इज 1, तो वो हमेशा 1 ही रहेगी, क्योंकि x में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो vx तो ऑब्वियसली कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर vx कांस्टेंट हो गया तो बेटा vx का स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा और ay हमेशा 1 आता रहेगा। दैट इज व्हाई सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ओ भैया रॉयल शूटर, रॉयल का तो नहीं पता, थोड़ी बहुत शूटिंग हम भी जानते हैं? चलो, ये बात क्लियर हो गई है सबको। अब ये कह रहा है हाउ vx इज 1। बेटा यहां पे ओरिजिन पे नेट स्पीड आपको 1 दी थी, बट ओरिजिन पे अगर आप इस पैराबोला पे टेंजेंट डालेंगे तो x में ही आएगा ना, तो यानी कि vx एट 0,0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। बेसिकली v एट 0,0 इज इक्वल टू vx दैट इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। और अगर vx 1 है और एक्सेलरेशन x में 0 है, यानी कि vx कभी बदलेगा नहीं और vx कांस्टेंट रहेगा, तो ay भी कांस्टेंट रहेगा। ए पे क्रॉस लगा दो, लो भाई लगा दिए। योर विश माय कमांड, एनीथिंग एल्स? चलिए जी, अब एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन x डायरेक्शन। और ये बता रहा है t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था? ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे स्पीड यहां थी। यस, इट पॉइंट्स इन x डायरेक्शन। यस यस यस, करेक्ट ऑप्शन है ये। और ax अगर 0 हो गया, if ax is equal to 0 implies that at t is equal to 1 second the angle between the particle's velocity and the x-axis is 45 degree। अब ये कैसे साबित होगा? how will we make this happen? तो पहली बात तो ये पकड़ो, ax 0 दिया हुआ है, यानी कि vx क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकेंड रहेगा हमेशा के लिए। अब 1 सेकंड पे ये कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो आ जाइए चेक कर लेते हैं कि 1 सेकंड पे क्या रहेगा माहौल। तो हमने क्या क्या निकाला था? हमने यहाँ पे vy निकाला था। तो vy यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन को देख रहे हैं ना आप लोग? सेकंड इक्वेशन को ढंग से देख रहे हैं ना? तो सेकंड इक्वेशन एक्चुअली क्या लिखी हुई है? vy इज इक्वल टू x इंटू vx लिखी हुई है। अब क्योंकि vx की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड।
तो 1 सेकंड में x में कितना चलिएगा, 1 मीटर चलिएगा। तो 1 सेकंड के बाद x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 मीटर, क्योंकि ये कांस्टेंट दिया हुआ था, दिस वाज कांस्टेंट। सो 1 सेकंड में x में कितना चलेंगे, 1 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वी का वैल्यू आ जाएगा। अब यूनिट मल्टीप्लाई करके मत देखिएगा, क्योंकि आपको मैं यहां बता दूं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, कि अगर ये एक्सप्रेशन में आप यूनिट डाल के चेक करेंगे ना, तो बेसिकली ये पाथ दिया हुआ है। अब यहाँ पे x को मीटर में डालिएगा तो y तो मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसे नहीं काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं देखते हैं इस चीज को। सो आई होप ये बात समझ में आ गई है। और x की वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो x और ये vx मल्टीप्लाई होके vy बन जाएंगे। सो vy इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो फोर्थ ऑप्शन चेक कर लिया जाए, फोर्थ ऑप्शन चेक कर लिया जाए। मैं डायग्राम बना के चेक करवा देता हूं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी आ जाए, और क्लैरिटी आ जाए। ऐसा ये पैराबोला था, इधर की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी, ax को वो पहले ही 0 करवा दिया था, यानी कि x की वेलोसिटी हमेशा ही सदा ही 1 मीटर पर सेकेंड रहने वाली है, 1 मीटर पर सेकेंड रहने वाली है। तो भैया अगर कोई चीज आगे की ओर हमेशा 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ेगी तो 1 सेकंड बाद कहिएगा भैया 1 सेकंड बाद वो कितना आगे चली जाएगी, तो वो 1 मीटर पे चली जाएगी। यानी कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है और vx की वैल्यू 1 है, और vy का हम रिलेशन जान चुके हैं, दैट इज x इंटू vx। और जब x भी 1 है और vx भी 1 है तो vy कहिएगा कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो भैया अगर ये vy है और ये vx है और दोनों बराबर हैं तो नेट वेलोसिटी किधर आएगी, नेट वेलोसिटी 45 डिग्री एंगल पे आएगी। और यही बात लास्ट ऑप्शन में शायद वो बोल रहा है कि अगर ax 0 होगा, implies that at t is equal to 1 second, angle between particles velocity and x axis is 45 degree, and that is going to be a correct answer. Answer will be B, C, D. इसका आंसर आएगा B, C, D। बोलिए मजा आया नहीं आया, बोलिए प्रॉपर एनालिसिस देखने को मिला, प्रॉपर चीज समझ में आई या नहीं आई, एक बार जल्दी बताइए। एक बच्चा माननीय प्रधानमंत्री के नाम से, पीएम नरेंद्र मोदी जी के नाम से कह रहा है, बच्चों आप देश का भविष्य हो, तुम यहीं हार गए बेटा। हमारे मोदी जी बच्चों नहीं बोलते हैं, फ्रेंड्स आप देश का भविष्य हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए जी, चलिए जी, अब बहुत रिपीट नहीं कर पाएंगे, सारी बातें क्लियर हैं। अगर आपको लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा है तो आप ये वाला देख लीजिए, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ax 0 है, दिस इंप्लाइज vx इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर vx होगा तो हम किसी टाइम t में कितना x में चलेंगे वो कैसे निकलेगा, तो x निकलेगा आपका vx इंटू टी करके। जब vx की वैल्यू 1 दी हुई है और t की वैल्यू 1 दी हुई है तो 1 इंटू 1 1 होता है, तो वो 1 मीटर पे पहुंचेगा 1 सेकंड में, और यहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1 रहेगी और वर्टिकल वेलोसिटी 1 आ जाएगी, क्योंकि ये रिलेशन हमने पहले ही डिराइव कर लिया था। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए भैया, मजा आ जाएगा, भैया मजा आ जाएगा। लास्ट सवाल है, इसके बाद मैं आपको रिलेटिव मोशन पे लेके चलूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको कर दीजिए, फिर मजा आ जाएगा भाई। अरे मैं कल एक चीज देख रहा था, जेंजी लोग ऐसे ऐसे करते हैं, क्या है इसका मतलब यार? अच्छा मतलब वो तो ही बताना, कुछ फालतू चीजों मत बताना मुझको। ठीक है, तब तक ये अटेम्प्ट भी करो, मैं बैठता हूं, तुम लोग को देखता हूं क्या बता रहे हो तुम लोग।
क्लॉकेट का मतलब क्या होता है कि टाइम नोट कर लो, क्लॉकेट का मतलब होता है टाइम नोट कर लो, ऐसा। क्लॉकेट का मतलब होता है एग्री। हे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। और एक ठो और चल रहा था, वो मछली बना के उसमें वो कह रहे हैं कि ये लाफिंग इमोजी है। वो ऐसा वाला एक ठो मछली बनाए थे, ऐसा वाला, कह रहे हैं ये लाफिंग मछली, ये कोई, ये इसको इससे कंपेयर कर रहे थे। छी, कह रहे हैं आजकल ये वाला लाफिंग इमोजी है। कुछ भी, जब क्लियर कट दिख रहा है लाफिंग इमोजी कौन सा है, तो कुछ भी नहीं। क्या है, थोड़ा सा मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा था। अभी क्या है, तुम लोग तो वैसे ही खतरनाक हो गए हो, अब तुम लोग के साथ ही अंडरस्टैंडिंग बनाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तुम वो तो ठीक है, बना लेंगे अपन, है ना, थोड़ा हेल्प करना। लेकिन क्या, जो मेरी छोटी सी बच्ची है वो बड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ देखता रहता हूँ मैं। अभी मैं कोरियन सीरीज भी चालू करने वाला हूँ, तो सोच रहा हूँ एक बार कोरिया घूम के आ जाता हूँ। क्या बोलते हो? अच्छा, अगर मान लो मैं कोरिया घूमने जाऊं, तो एक कोई बहुत फेमस सा वहां पे वो है ना, एक बढ़िया बैंड है, क्या है भाई, क्या बोलते हैं सौरभ उसको? कोरिया का कौन सा बैंड है यार, एक बहुत फेमस है बच्चों में? तुमको भी याद नहीं आ रहा है? 7 लोग हैं, नाम तो बताओ। इसको, हाँ चलो जी आगे। अभी बता रहा हूं, सौरभ बता रहा है अभी। भाई जल्दी बता यार भाई। अच्छा, बीटीएस। चैट पे आओ जरा। हाँ, बीटीएस। तो मैं सोच रहा हूं उन लोग से भी मुलाकात कर लेते हैं। आप लोग कहोगे तो थोड़ा जाएंगे, हैं पहचान हमारी भी थोड़ी बहुत, जाके उन लोग से मिलेंगे। तुम लोग कहोगे तो तुम लोग के लिए एक सेल्फी ले आएंगे उनके साथ, जैसा तुम लोग कहो। चलिए जी। ओ भाई, नॉर्थ कोरिया ना जा रहा मैं, वापस भी आना मुझको, साउथ कोरिया जाऊंगा मैं। चलिए जी, आ जाओ भाई, आ जाओ। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा। मतलब ठीक है, उसको फेंका, प्रोजेक्टाइल किया v से, एंगल थीटा पे, ठीक है ना। when the acceleration due to gravity is g, ठीक है भाई, acceleration due to gravity g थी, इसको ऐसे v से फेंक दिया एट एन एंगल थीटा, इसको v से उछाल दिया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, तो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज d, ठीक है भाई। इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्ट्री the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash. अच्छा भाई साहब, then the new range is d dash is equal to nd. We have to tell the value of n. ठीक है भाई,
तो क्या हो रहा है कि अगर नॉर्मली आप V से फेंको तो ये इसका जो रेंज आता है, दैट इज कमिंग एज D, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू D। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ये टॉप पॉइंट पे जब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, V cos थीटा होगी, ये पार्टिकल एक विचित्र रीजन में एंटर कर गया, और इस रीजन की खास बात ये थी कि इसके पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g थी, और इस रीजन में घुसने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई कितनी, g डिवाइड बाय 0.81। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, अब यहां देखो ये डाउनवर्ड ग्रेविटी मतलब बढ़ गई, ठीक है ना, तो अब नीचे आने का टाइम कम हो जाएगा, तो वो जितना आगे जा सकता था उतना आगे नहीं जाएगा, वो जल्दी से टुपुक से गिर जाएगा, ठीक है ना, ये जल्दी गिर जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? क्या वो जल्दी गिर जाएगा? क्लियर है ये बात? क्योंकि यहां पे ये g बढ़ गया है, तो देयरफॉर इट विल फॉल क्विकली। क्या बात समझ में आती है? यहां तक बात समझ में आती है क्या? ठीक है। अब ये जो द न्यू रेंज इज D डैश, तो ये जो नया रेंज आया है ये बता रहे हैं कि ये D डैश है, ठीक है भाई। तो एक बार अब अपन निकालते हैं, ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। तो यार जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि यार ये जो D और D डैश का रेशो निकालने के लिए इन लोगों ने बोला है, तो उसको निकालने के लिए सारा जो अंतर पड़ रहा है वो ये मैक्सिमम हाइट के बाद ही अंतर पड़ रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं अभी के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल ये डिस्टेंस तो मैं जानता हूं कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी कितनी, ये डिस्टेंस है D/2, ठीक है ना। तो क्यों ना मैं ये छोटी वाली डिस्टेंस निकालने में ट्राई करूं, लेट्स कॉल इट एज x। तो मैं x निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो x कैसे निकलेगा, x निकलेगा v cos थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 2, जो भी हाइट है लेट्स कॉल इट एज h, तो 2 इंटू एच डिवाइड बाय g। क्या ये बात g जो नया वाला g है दैट इज g डैश। क्या आप लोग इस बात से सहमत है? और जो ये D/2 था, जो यहां से आधा एक्चुअल वाला इनिशियल वाला D/2 था, वो तब आता जब ये v cos थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g किया जाता तब। क्या आप लोग इन बातों से सहमत है? डू यू एग्री टू दीज थिंग्स? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अगर आप इस बात को समझ सकते हो तो मैं यहां पे अगली लाइन जो लिख रहा हूं दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। ये हो जाएगा v cos थीटा अंडर रूट ऑफ 2h इंटू 0.81 डिवाइड बाय g, और ये हो जाएगा, ये तो जो है तो है ही सही, क्या दिक्कत है। अब ये v cos थीटा अंडर रूट h/g को अपन यहाँ पे रिप्लेस मार देंगे D/2 से, तो मैं यहाँ पे ये रूट के बाहर ले लेता हूँ इसको, ये 0.9 बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.9 v cos थीटा अंडर रूट ऑफ 2h/g, और v cos थीटा अंडर रूट 2h/g को क्या लिख सकता हूं, D/2। तो मुझे क्लियरली मिल गया मेरा x, आई गॉट माई x दैट इज 0.9 इंटू D/2। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड 0.9, वेरी गुड। अब क्या करूंगा मैं, x में मैं d डैश निकाल लेता हूं, सो माई d डैश इज इक्वल टू D/2 प्लस x, तो कितना हो जाएगा ये D/2, 0.9 D/2 से हो जाएगा 1.9 D/2, ठीक है ना भाई। और d क्या आ गया आपका, d तो d है ही सही, है ना। तो जब यहां पे ये आ गया, सो आई गॉट द रेशो d डैश इज इक्वल टू, क्लियरली यहां पे क्या पूछा गया था, d डैश इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ d। सो मुझे क्लियरली दिख रहा है d डैश इज इक्वल टू 1.9 डिवाइड बाय 2 इंटू d। सो 1.9 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो, 0.95 हो जाएगा ये। सो आंसर शुड बी 0.95।
0.95 हो जाएगा आंसर। यार क्या हम एक्चुअली एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं? आपको लग रहा है ये एडवांस के क्वेश्चन है? ये दो दो लाइन में सॉल्व हो रहे हैं, एडवांस के सवाल है ये। 2 स्टेप में सॉल्व हो गया पूरा सवाल। एक कह रहा है जी कम होगा। बेटा आपके स्कूल में बचपन में जो सिखाया होगा उसमें कहीं कमी रह गई होगी। बेटा अगर किसी नंबर को डिवाइड करो तो हर बार वो कम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर डिनोमिनेटर जो होता है ये 1 से बड़ा होता है तो ये नंबर, ये पूरा नंबर, ये जो है ये a से कम हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर बेटा 1 से छोटा होता है तो ये पूरा नंबर जो है बेटा ये a से बड़ा हो जाएगा। क्या आपको ये नहीं सिखाया था? अगर g को 0.81 से डिवाइड किया गया है यानी कि 1 से छोटे नंबर से डिवाइड किया गया है तो वो ओवरऑल g बढ़ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, सब कुछ समझ आ जाए ये भी जरूरी थोड़ी है, हैं? जिंदगी एक पहेली है, थोड़ी उलझी रहे तभी सुलझी रहेगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। सारा एक बार में ही समझ लोगे तो आगे क्या करोगे? चलिए जी, कौन सा पेज दोबारा दिखाऊं भाई? देख लो यार ये। एक कह रहा है सर आपने कुछ इन्वेंट किया है। हाँ, मेरी डॉटर को मैंने इन्वेंट किया है। चलिए जी, एक कह रहे हैं सर सोचते कैसे हैं? भाई इंसान तो डायरेक्टली सोच लेते हैं, अब आपका पता नहीं चल पा रहा कैसे सोचोगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रिलेटिव मोशन की। तो यार 5:20 हो गया है। रिलेटिव मोशन अगर आज चालू कर दूंगा तो कई बच्चे रिलेटिव मोशन को आज ही के लेक्चर में खोजने लगेंगे। मैं सोच रहा हूं इसको अगली क्लास में किया जाए क्या? आप लोग बताओ, रिलेटिव मोशन को अगली क्लास में किया जाए कि आज ही चालू कर दें? मुझे लगा नहीं था इतना टाइम लगेगा डिस्कशन करने में। चलो कुछ कुछ बात करते हैं, फिर मैं रिपीट भी कल ये बातें रिपीट कर दूंगा। ये बातें मैं कल कुछ रिपीट भी कर दूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इंट्रोड्यूस कर देता हूं, आज इंट्रोड्यूस कर देता हूं, कल अपन और समझेंगे इसको, ठीक है ना? कल इसको और समझेंगे। अभी रिलेटिव मोशन 1D और इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं एक जनरल बात करता हूं अभी, ठीक है ना? तो आप अपने नोटबुक में एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए जी, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। मान लेते हैं आपको, अब मैंने पढ़ा तो दिया ही था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इमेजिन कर लेते हैं ऐसे कुछ थोड़ा सा, ये लेट्स से एक्स एक्सिस है, कि वाई एक्सिस हो गई, और ये लेट्स से
z एक्सिस हो गई, ठीक है। चलिए जी, सो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस, लेट्स से, और लेट्स से ये ओरिजिन है, लेट्स कॉल इट एज O, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया मैंने, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी को सेलेक्ट कर लिया और कॉपी करके एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार कर लिया भाई, एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार कर लिया, और इस वाले का कलर चेंज कर देता हूं मैं, लेट्स सी येलो कर देता हूं, ठीक है। कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहां पे, जल्दी देखो भाई, यहां पे कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, 2। ये ऑब्जर्वर है O, ये ऑब्जर्वर है O डैश। क्या बात समझ में आई? कुल मिला के ये, मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जर्वर होता है मतलब वहां पे एक पर्सन है, तो आप यहां पे चाहो तो एक आदमी को इमेजिन कर लो, आदमी O है, और इधर वाला जो आदमी है इसको आप O डैश मान लीजिए, ठीक है। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि 2 अलग अलग व्यक्ति हैं जो कुछ ऑब्जर्व करेंगे, मान लीजिए भाई साहब कि इन लोगों ने एक मिलकर पॉइंट देखा P, इन लोगों ने पॉइंट P को ऑब्जर्व किया, मान लेते हैं इन लोगों ने पॉइंट P को ऑब्जर्व किया, कोई पॉइंट P है हवा में, लेट्स से दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट पॉइंट P। तो अब ये वेक्टर जो है बेटा, ये वेक्टर जो है O से लेकर P तक वाला, लेट्स कॉल दिस वेक्टर एज पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। क्या बात क्लियर है? और उसके बाद लेट्स कॉल दिस वेक्टर एज पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O डैश। क्या दोनों बातें क्लियर हैं? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको? इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? यस और नो? जस्ट से यस और नो। मैंने O से P की पोजीशन दिखा दी, और मैंने O डैश से P की पोजीशन दिखा दी, और O से P की पोजीशन दिखा दी, दोनों पोजीशन वहां शो कर दी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मान लेते हैं ये पार्टिकल P जो है ये रेस्ट पे है। अब वैसे तो रेस्ट या मोशन कहना इट्स लाइक वेरी, मैंने पहले ही बताया था रेस्ट या मोशन बहुत रिलेटिव टर्म है, रेस्ट किसके रिस्पेक्ट में बात आएगी। तो मान लेते हैं जब भी, अब हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर मैं किसी चीज को रेस्ट पे बोल रहा हूं, यानी कि बाय डिफॉल्ट में हमेशा अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, अर्थ या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। क्या बात क्लियर है? अगर मैं बोल रहा हूं P रेस्ट पे है, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं कुछ ना बोलूं तो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये P रेस्ट पे था, मान लेते हैं ये O वाला जो बंदा था, ये भी रेस्ट पे था, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो O डैश है ये बहुत बदमाश निकला, और ये किसी वेलोसिटी v से दौड़ लगा रहा है, v i कैप से दौड़ लगा रहा है, अपने x डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये दौड़ लगा देता है, कौन? O डैश। अब O डैश ने लगा दी दौड़, तो क्या होगा? What will happen? So, कुछ समय बीतेगा, और मेरी बात ध्यान से देखिएगा, कुछ समय बीतेगा और ये वाला पर्सन, ये भी उड़ गए, इनको डिलीट कर दूंगा। कुछ समय बीतेगा और ये ऑब्जर्वर O डैश आगे चला जाएगा। ध्यान से देखेंगे ये आगे चला जाएगा। जो एक्स्ट्रा उठ गए उनको मैं डिलीट कर देता हूं।
जो एक्स्ट्रा उठ गए हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है ना। सो एक्स्ट्रा थिंग्स आई विल डिलीट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। सही है, बाकी सब सही है। तो ये ओ डैश की मुंडी तो उठी नहीं, ओ डैश की मुंडी बना देते हैं, बेचारा बिना मुंडी का अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ टाइम टी बीता तो क्या हुआ, ये पर्सन यहां से कितना आगे चला जाएगा, ये एक्चुअली v इंटू टी आगे चला जाएगा। क्या बात क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? अगर यहां तक बात क्लियर है तो मेरी बात को और समझो बढ़िया तरीके से। तो अब हमने जब नई जगह पे ये पहुंच गया तो उसकी नई जगह से फ्रॉम इट्स न्यू पोजीशन माय फ्रेंड, फ्रॉम इट्स न्यू पोजीशन मैंने क्या करा, मैंने इसकी नई पोजीशन से जब पॉइंट P का पोजीशन निकाला, जब पॉइंट P का मैंने पोजीशन निकाला तो पॉइंट P का पोजीशन ये आया विद रिस्पेक्ट टू O डैश। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आर पी ओ डैश वेक्टर बदल गया? पहले दाईं तरफ था, अब बाईं तरफ हो गया। क्या P का पोजीशन O डैश के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया या नहीं हुआ? बताओ जल्दी, क्या आर पी ओ डैश वेक्टर बदल गया या नहीं बदला? ये वाला वेक्टर बदला या नहीं बदला? पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। जल्दी बताओ, बदला कि नहीं बदला? बदला या नहीं बदला? अरे गुरु, बदला या नहीं बदला? बदल गया। हकीकत अगर नहीं दिख रही हो तो थोड़ा आपको मैं और मोटिवेट करता हूं, अभी हकीकत दिखने लगेगी। देखो, पहले आर पी ओ डैश ऐसा हुआ करता था, इसको चेंज कर देता हूं, इसका कलर कुछ बदल देता हूं मैं इसके कलर को, वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसको मैं कोई लाइट कलर रख देता हूं या ऐसे ग्रे कलर रख देता हूं। तो देखो, हकीकत में आर पी ओ डैश यहां हुआ करता था एज पर दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ओ डैश, ये पॉइंट P यहां हुआ करता था। लेकिन अब एज पर दिस ओ डैश वो कहां चला गया? पीछे चला गया। यानी कि इसके फ्रेम में, इस व्यक्ति के फ्रेम में P कहां चला गया? P पीछे चला गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ P वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है, हालांकि P रेस्ट पे है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बट क्योंकि ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि P अपनी पोजीशन चेंज करके कहीं और पहुंच गया। यानी कि हकीकत में O डैश ने मूव किया, बट O डैश को लगा कि P ने मूव किया। क्या बात क्लियर है? ना मैंने P को बदला, ना मैंने O को बदला, तो अभी भी O के रिस्पेक्ट में P की जगह वही है। P रेस्ट पे है, O रेस्ट पे है, बट यहां पे O डैश मूव कर रहा है तो उसको लग रहा है कि P अपनी जगह चेंज कर रहा है। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि हम ये लिख सकते हैं, O is at rest। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, P is at rest। जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है ना। चाहो तो लिख देता हूं यहां पे, बट जगह कम है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लो, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं ग्राउंड, ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट, O डैश इज मूविंग विद VI कैप। Fourth point, O dash feels P is moving with minus VI cap। अब देखो, जिस वेलोसिटी से ये ऑब्जर्वर खुद चल रहा था,
इसको लग रहा है उस वेलोसिटी से पॉइंट P चल रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी से P चल रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यही तो होता है जब मैं 10, अगर मान लीजिए यहां पे एक ऐसे पोल लगा हुआ है, ये पोल रेस्ट पे है, अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ आऊंगा तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा, मुझे ऐसा लगेगा ये पोल मेरी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। बोलिए हां या ना, बोलिए हां या ना। बोलिए यस और नो। अरे यस और नो तो बोलो यार। अगर मैं किसी रुकी हुई चीज के तरफ जा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो रुकी हुई चीज मेरे तरफ आ रही है। तो जब भी कोई ऑब्जर्वर खुद मोशन में होता है तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कोई भी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो एक थंब रूल याद रख लो, कल इसको और डेप्थ में बात करेंगे। थंब रूल ये याद रख लो कि जो भी उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी या जो भी उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता है वो तुम्हें सामने वाले ऑब्जेक्ट को दे देना है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं x में जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से तो कोई रुकी हुई वस्तु मेरे रिस्पेक्ट में माइनस x डायरेक्शन में जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड से। बिल्कुल यही होता है ट्रेन में। जब आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन आपकी आगे जा रही है, मतलब आपको जब बाहर देखते ऐसा लगता है कि जितनी पटरी है, जितने पेड़ हैं, जितने खंबे हैं, जितने घर हैं, वो सब पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअल में भाग आप रहे होते हो। अब ये भी कहना गलत है कि भाग आप रहे होते हो क्योंकि सब कुछ ही रिलेटिव है, बट जब भी हम धरती के ऊपर हैं तो हम ऐसा मान ले रहे हैं कि धरती के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे जो चीज है उसको हम रेस्ट बोलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो भी धरती के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है उसको हम मोशन में बोलेंगे। ठीक है ना। एक कह रहा है सर आपने सुपर 30 देखी है। जी हां मैंने देखी है, बिल्कुल देखी है। इस डायग्राम को बेटा आप लोग एकदम इत्मीनान से घर में कम से कम ना इसको निहारना है ना, जैसे बाबू और सोना की फोटो को निहारते हो ना वैसे ही इसको निहारना। इस ग्राफ के सामने रख के इसको देखना कि यार ये और लड़का खड़ा हुआ था, ये पॉइंट रुका हुआ था और अब ये लड़का चल दिया तो इस लड़के को ऐसा लग रहा है पॉइंट P पीछे चल दिया। हाँ समझ में तो आ रहा है, दिख भी रहा है कि ये वाला वेक्टर था, फिर ये वेक्टर बदल के ऐसा वाला वेक्टर बन गया, यानी कि P की पोजीशन O डैश के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो एक्चुअल मोशन की जो डेफिनेशन होती है ना, व्हाट इज मोशन? मोशन किसे कहते हैं? द रेट एट विच पोजीशन इज चेंजिंग, द रेट एट विच पोजीशन इज चेंजिंग। तो अगर O डैश के रिस्पेक्ट में पोजीशन का वेक्टर बदल रहा है यानी कि ये पॉइंट P मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू O डैश, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि P is at rest with respect to O, but P is in motion with respect to O dash, because position of P with respect to O dash is changing. जब जब पोजीशन बदलती है तब तब मोशन कहलाता है। क्या बात समझ में आई? बोलो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आप लोग को छोड़ दिया जाता है। ये स्लाइड मैं कल दोबारा नहीं बताऊंगा, ये स्लाइड तुम्हें यहीं से देखनी पड़ेगी। इतना भव्य डायग्राम कल फिर से थोड़ी बनाऊंगा इतना मेहनत करके। तो ये स्लाइड कल तुम लोग पढ़ के आना, आगे की कहानी में कल से शुरू करूंगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कोई
आज नया टॉपिक हुआ नहीं तो कोई डीपीपी तो होगी नहीं, लेकिन आप क्या करिएगा, आप होमवर्क के नाम पे एक चीज़ करिएगा कि अपना मॉड्यूल जो है उसको निपटाते रहिए, जितना पीवाईक्यू और बना सकते हैं पीवाईक्यू बनाते रहिए, ठीक है ना। सो जस्ट कीप वर्किंग ऑन दिस, ठीक है भाई। मिलते हैं। अरे भाई साहब ये देखो सिलेबस भी आ गया, सिलेबस भी आ गया। इस बार वेक्टर एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन आप लोग के टेस्ट में आ रहा है। थोड़ा सा पुराना आप लोग रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको भी थोड़ा सा मजा आ जाए। इस बार देखते हैं क्या पेपर टफ बना दें, क्या कैसा पेपर बनाएं, टफ बनाएं कि आसान बनाएं। भाई वह पोल लगाना जरा, आसान वाला टफ करें या कैसा करें पेपर, पोल लगाओ एक बार, सर्वे। हाँ, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, बस दो ही ऑप्शन रखो। ए का मतलब होगा टफ, ए का मतलब होगा टफ, ए मतलब ए के बी, ऐसा पेपर चाहिए या बी? कैसा पेपर चाहिए जल्दी बताओ। मैं सोच रहा हूं इस बार कुछ ऐसा पेपर बना दिया जाए कि तुम लोग का थोड़ा सा अपने घर में ऐसे कॉलर वॉलर तुम लोग ठीक कर पाओ, हैं, वरना तो खाली सर बचाते फिर रहे हो अपने घर में। तो कुछ ऐसा थोड़ा पेपर दे दिया जाए कि तुम्हें लगे कि हाँ यार कुछ सीखा है। तो एकदम एकदम मेंस लेवल पे, मेंस लेवल का पेपर दूंगा मैं बस, ठीक है ना। वैसे एडवांस का पेपर है क्या? हाँ, तो वेक्टर और यूएनडी में क्या ही एडवांस पूछा जाएगा, कुछ खास नहीं। तो आप मान लीजिए एकदम डिसेंट लेवल का पेपर आएगा। ऑल्दो 66% लोगों ने बोला ये पेपर चाहिए। लग रहा है घर पे मार वार नहीं पड़ रही तुम लोग के, हैं। चलिए जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मौज करते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।